ठीक है। अब देखिए x, ये आपका x2 की वैल्यू 4 रख लें तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 5। ये आपका 5 माला हो गया ऐसा। फिर आप x1 की वैल्यू 1 रख लेते तो x2 की मिनिमम वैल्यू होगी 1, x3 की वैल्यू 7 क्योंकि 9 ही तो है, x2 2 तो x3 6 और ऐसे ही x2 4 तो x3 भी 4। ये हो गया, ये 4 माला। ठीक है। अब देखिए x1 की वैल्यू 2 रख लें, x2 की मिनिमम वैल्यू 2 तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब x2 3 तो x3 की वैल्यू 4। ये 2 माला हो गया ऐसा, इस तरह का 2 हो गया। और फाइनली लास्ट में आपका x1 की वैल्यू 3 रख लें तो x2 भी 3 और x3 भी 3, खत्म। ये 1 माला। तो 5 4 9 2 11 12। तो नंबर ऑफ गार्लैंड्स इज 12। ये 12 माला आपका तैयार हो गया। समझ गए? तो इस तरह से ठीक है। समझ गए? तो ऐसे करके बेसिक तरीका होगा हमारा गिनती करने का। ठीक है। एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न पर जैसे आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर दे दिया है ना, जैसे कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। छोटा सा एग्जांपल लिख लेता हूं, नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड having integer side lengths, integer side lengths ठीक है, and perimeter being 12 units। ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या करना है, ए बी सी नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का है तो एक कॉम्बिनेशन आपको नहीं यूज करना है बार बार, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 लेना है। साथ साथ यहाँ जो एक और कंडीशन होगी कि सम ऑफ टू साइड इज मोर देन थर्ड साइड। ठीक है। अब ये सम ऑफ टू साइड इज मोर देन थर्ड साइड में एक ही इनइक्वालिटी यूज करना पड़े, उसके लिए जरूरी क्या है कि एक इनइक्वालिटी आपको ले लेना होगा साइड्स के बीच में, ये इसी तरह का यूज करना है। तो जब सम ऑफ टू साइड हो तो वैसे केस में क्या करते हैं, सबसे दो छोटे साइड के लेंथ का सम तीसरे से बड़ा कर दीजिए, तो बाकी कोई भी दो कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमेशा होगा ही ज्यादा ज्यादा, है ना। ये नहीं कि बड़े वाले को शामिल करते हुए सम ऑफ टू साइड इज मोर देन थर्ड साइड, वो तो होगा ही होगा, है ना, हो सकता है, लेकिन तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो सबसे दो छोटे साइड के लेंथ का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तब डिफरेंस वाली इनइक्वालिटी को आपको टेस्ट नहीं करना हो, एक से ही काम। इसके लिए हमने ए बी सी में इनइक्वालिटी ले लिया। अब ए की वैल्यू ट्रायंगल होने के लिए लीस्ट रखते जाइए, नहीं होगा तो हाथ खड़ा कर देना है, ए इज 1। ठीक है। तो अब बी ऐसे लेना है जिससे कि ए प्लस बी मिल करके सी से बड़ा हो जाए और ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो। तो बी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा करके आप 5 तक ले सकते हैं, है ना, तब भी आपका सी 6 होगा, ये ट्रायंगल नहीं बना सकता है। सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, है ना। जैसे 6 साइड का ये ले लेंगे सी साइड, अब इधर से 1 यूनिट लेंथ का आर्क मारेंगे और इधर से 5 का, तो दोनों आकर के बेस पर ही मिलेगा, यहीं पर वर्टेक्स होगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना। ये 1 है और ये 5 है, 1 + 5 = 6, नो ट्रायंगल विल बी फॉर्म। चलिए अब ए को बढ़ाइए थोड़ा सा, ए को 2 कर दें। ठीक है। तो बाकी दोनों का सम कितना है 10। तो बी की वैल्यू से 4 लेते हैं तो 6 लेना होता, फिर वही हालत हो जाएगी। एक ऑप्शन होगा B5 और C5, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए की वैल्यू 3 रख लें, तब बाकी दोनों का सम कितना होगा 9। तो बी की वैल्यू 4 रखें और सी की वैल्यू 5 रखें, तो सम ऑफ टू साइड विल बी मोर देन थर्ड साइड। बाय द वे कम रखते 3 रखते तो फिर वही हालत होती, 3 + 3 6 और उधर भी 6, ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये भी ट्रायंगल बन गया। अब इसके आगे A4 B4 और C4, बस यही 3 ट्रायंगल
आपका बनेगा। अब आगे जा ही नहीं सकते, वरना इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, और जो पहले आ चुका है वही सब आते जाएगा, और हमें नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल गिनना था। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स having perimeter 12 and side length as integers is 3, 3 ही बन सकता है। समझ गए? अब लेकिन उस साइड का नाम मान लीजिए कहता रखने के लिए, साइड का नाम ABC रखो। तो देखिए ऐसे कॉम्बिनेशन से टोटल कितना ट्रायंगल बनाया सकता है? 3, है ना। 2 को A भी कह सकते हैं, B भी कह सकते हैं, C भी कह सकते हैं, बाकी दोनों तो बराबर है। ये देखिए इस तरह का टोटल कितना होगा? 3 फैक्टोरियल। 3, 4, 5 को अरेंज करने का जितना तरीका होगा उतना, और इस तरह का टोटल 1। ठीक है, तो जब नॉन कॉन्ग्रुएंट नहीं देता है ना, कहता कि एनी ट्रायंगल्स हैविंग साइड वर्टिसेज ABC या साइड लेंथ ABC, ABC का नाम बदल सकते हैं आप। ये हो गया 3 फैक्टोरियल 6 + 3 + 1, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी। समझ गए कि जिसमें साइड का नाम रखना है, साइड का नाम रखना है ABC, तो उसमें A कैन बी 2 और A कैन बी 5 और A कैन बी B कैन बी 2 और C कैन बी 2 कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से टोटल ट्रायंगल तब्दील हो जाएगा। अब चलिए, अब जरा पेपर को देख लें, है ना। पेपर भी आपका मच अवेटेड है ना। 17 अप्रैल का जो पेपर हुआ था उसका है। उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपका है जिसको कि ठीक है, पेपर विजिबल है? यस सर। है तो बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसको कि डिस्कस करना सारे बता दिए सर। है? सारे? नहीं सर, कुछ हाँ, ये पहला देखिए, पहला हो गया? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। सर पहला नहीं? वैसे ऑप्शन से तो हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा सर प्रॉपर मेथड। अच्छा अच्छा, चलिए तो पहले को पहले देख लेता हूं, है ना। ए ठीक है, एफएक्स आपका है ना। एफएक्स है एक्स एंड प्लस ए आपका 1 - x, है ना, और x² ये दे दिया, प्लस ऑफ 1 - x, 1 - x² और इंटू x³। ठीक है, इस तरह का है, एंड सो ऑन। ठीक है, तब देखिए इसको x को ये ऐसे लिखा सकता है 1 - ऑफ 1 - x, लिख सकते हैं 1 - x x² प्लस ऑफ 1 - x, 1 - x x² x³ एंड सो ऑन। ठीक है, अब जरा देखिए इन दोनों में से 1 - x कॉमन ले लें, तो बताइए 1 - x इंटू 1 - x² हो जाएगा। अब इसके आगे है 1 - x, 1 - x², ठीक है, x³ एंड सो ऑन। अब समझ गए क्या होना है? इन दोनों में से 1 - x और 1 - x² कॉमन ले ली, 1 - x², ये 1 - x³ रह जाएगा।
ठीक है, इसी को समझ गए? यस कि नो बताइए। यस यस यही आपका है, ये आपका 1 माइनस ऑफ, जहां तक दिया हो प्रोडक्ट लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर आर, आर वेरीज फ्रॉम 1 टू कितना है, n माइनस 1 की n, n यही है, अंत में एक्स रेज पर n पर होगा, खत्म। ठीक है, यही है। तब देखिए ये एफ एक्स आपका आ गया, एफ एक्स का फॉर्म यही है, तो इसका मतलब एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स माइनस 1 इज माइनस ऑफ, यही प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n, है ना, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर आ गया। अब डिफरेंशिएट करना हो, एक तो यही ऑप्शन शायद है ना, एक ऑप्शन सर आर अंदर होगा। आर अंदर है सर, आर एक्स की अंदर पावर होगा, आर। बाहर कैसे हो गया है, अंदर ही होगा, एक्स रेज टू द पावर आर है, ये अंदर है। ठीक है, अब इसी को डिफरेंशिएट किया होगा, यही सब है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, है ना, माइनस ऑफ, अब देखिए अब इसमें जब प्रोडक्ट में फंक्शन होता है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जैसे लॉग लेकर के आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 1 माइनस एफ एक्स लिख करके, है ना, इसको 1 माइनस एफ एक्स लिख लीजिए और लॉग लगा दीजिए, बाई आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर आर। ठीक है, तो ये लॉग ऑफ 1 माइनस एफ एक्स, इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर आर, प्रोडक्ट समेशन में बदल जाएगा। ठीक, अब डिफरेंशिएट कर दें तो देखिए 1 अपॉन 1 माइनस एफ एक्स और इंटू माइनस एफ डैश एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n, इसको लिख सकते हैं आप लॉग का 1 अपॉन दिस 1 माइनस एक्स रेज पर आर, और इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस ऑफ आर एक्स रेज टू द पावर आर माइनस 1, इसी को अरेंज करके लिखा होगा, है ना, दो चीजें, एफ डैश एक्स इक्वल टू, आपका माइनस तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस एफ एक्स और इंटू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n आर एक्स आर माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर आर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ये दो ऑप्शन है अपना, जो कि इसमें से है ना, ठीक है, यही दो ऑप्शन है आपका, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस दिस, है ना, और एफ एक्स ये डिफरेंशिएशन इसका जो है आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स और सिग्मा, ये दूसरा सी। ठीक है, समझ गया है? ये पहला हो गया। यस सर। अब आइए दूसरा बताइए, ये दूसरा हो गया, हो गया। आसान जी है सर, हो है ना, Yes, डिफरेंशिएबिलिटी sir, से हो गया। पहले कंटिन्यूटी देखना हाँ सर। है ना, कंटिन्यूटी देखिए, फिर डिफरेंस लेफ्ट हैंड वाले को डिफरेंशिएट करिए एलएसडी, राइट हैंड वाले को आरएसडी, क्या गया नेक्स्ट। ये हो गया। थर्ड वाले नहीं हो पाते सर, ऐसे केसेस वाले, कौन सा? थर्ड फंक्शनल वाला। इक्वेशन। थर्ड वाला, है ना, जी सर। थर्ड वाले में डिफरेंशिएट करके कर लिए, क्योंकि डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying the relationship this also fx equal to this, है ना, ये कह रहा है। तो देखिए
पेपर में नीचे बता दीजिए। हैं? अब पेपर में लिख नहीं पा रहा है, पता नहीं। येलो कलर ले रखा है आपने। हैं? क्या है? पेपर में लिख नहीं पा रहा है, नहीं तो नहीं लिख देता ना। नहीं वो सर ये कह रहा है वो कि येलो पेन सेलेक्ट कर रखी है तो वो दिखता नहीं है क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन पे भी टिक अच्छा, था वो- येलो वाले से। हाँ देखता हूँ अभी। नहीं नहीं, व्हाइट मैंने, व्हाइट तो और नहीं दिखेगा, ब्लैक दिखेगा इसमें। ब्लैक सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ब्लैक इसमें दिखेगा। हाँ चलिए देखिए कि ये आपका एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू दिस। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट, बहुत लाइट दिख रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 एफ एक्स और इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ स्क्वायर वाई का तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ऑफ 2y इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स प्लस वाई और इंटू एफ डैश एक्स प्लस वाई आ जाएगा। समझ गया कि दिया गया जो रिलेशन है उसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। अब x इक्वल टू 0 डाल दीजिए। ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 2 और 2 गया। अब इसमें x इक्वल टू 0 डाल दीजिए। क्यों? तो अब अगला टारगेट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। तो देखिए f0 f डैश 0, ठीक है, ये कोई ना कोई कांस्टेंट हो जाएगा, से इसको मैं a कह देता हूं, प्लस y इक्वल टू एफ एक्स, सर हाँ एफ वाई, हाँ बोलिए। सर यहाँ पर एफ स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन 0 क्यों हो गया? क्योंकि जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y को कांस्टेंट की तरह लेते हैं। इस रिलेशन में क्या है, देखिए इस रिलेशन के बारे में बता देता हूँ, है ना, ये सब एक कंफ्यूजिंग चीज है कि ये रिलेशन जो दिया होता है ये x और y के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ट्रू है। समझ गए कि x 1 है y 1000 है तब भी ट्रू है, x 1 है y 2 है तब भी ट्रू है, x 1 है y 5000 है तब भी ट्रू है। मतलब y x से पूछ करके वेरी नहीं करेगा। ऐसे रिलेशन का मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन जहां पर y एज ए फंक्शन ऑफ x कहते हैं तो वहां पर x इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट होता है। y अपने हिसाब से वैल्यू नहीं लेगा। समझ गए? x जो भी परमिट करेगा, जिस तरह से वैल्यू निकाल के देगा, y की वैल्यू वही होगी जब y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है तब। ठीक, लेकिन ऐसे रिलेशन में x और y इंडिपेंडेंट है, जो कंडीशन x पर है वही कंडीशन y पर है, खुली छूट है। तो इसीलिए जब x को डिफरेंशिएट करते हैं तो y को कांस्टेंट की तरह लेते हैं, कांस्टेंट की तरह लेते हैं। वो इसका कहना नहीं मानेगा कि ये वेरिएबल है तो भी वेरिएबल रहेगा। ये दोनों जी सर मैं इसमें x पे कंडीशन है कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। उसका यूज करेंगे ये सेम कंडीशन y पे भी ट्रू है। इस पे एफ एक्स, हाँ x तो किसी की अमानत नहीं है ना, x तो वेरिएबल है, इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है। ठीक है, आपसे तो क्या है कि मतलब एफ जो वाई ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो यस है, अब नहीं शक करना है। ठीक है, जी समझ गया ना कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 दे दिया, अब दिमाग में एक लाइन खींच कर नहीं बैठना है कि एफ वाई नेगेटिव भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो सब y की वैल्यू है। तो जो x ले सकता है वो सब y ले सकता है ना, कोई पाबंदी तो नहीं है। ये तो नहीं कहा कि x कुछ ज्यादा y कुछ कम, इनफॉर्म कंडीशन है। और x और y सबसे बड़ी बात है कि कोई नंबर तो है नहीं, है ना, और या x और y कहीं जन्मजात वेरिएबल नाम लेकर के तो नहीं आया है, हमने यूज किया है, कहीं a वेरिएबल हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए x को के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते समय y को हमने कांस्टेंट की तरह लिया जो हम ले सकते हैं। जैसे मैंने x को 1 रखा तो y कहता हूं 1, y कहता हूं 2, y 3, y 3000 रखने के बाद भी ये कंडीशन वैलिड होगा। x तो स्थिर है लेकिन y की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तभी ये रिलेशन वैलिड है। तो इसीलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते समय
ठीक है, y को हमने कांस्टेंट की तरह लिया। अब देखिए, अब ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। टारगेट अपना यही था, टारगेट यही था, एक वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। अब देखिए, a प्लस वाई डी वाई, a प्लस वाई डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ वाई डी वाई। इंटीग्रेट कर लीजिए, ये हो गया आपका ए वाई प्लस वाई सर FI आएगा। क्या आएगा, एफ वाई डी एफ वाई आएगा, बिल्कुल आएगा, नहीं तो इंटीग्रेट कैसे होगा, डी एफ वाई प्लस सी इक्वल टू एफ वाई का स्क्वायर है ना बाई 2, ये आ गया। अब एक इनिशियल वैल्यू की तलाश है, चलिए इनिशियल वैल्यू को यूज कर लेता हूं, जैसे y 0 रख ले, है ना, एक्स वाई दोनों को 0 रख के देखिए क्या आता है। F0 1 आएगा सर, उससे x और y दोनों को 0 रख दें तो कितना आ जाएगा, f0 स्क्वायर √2 आएगा। रूट तो हाँ, f0 स्क्वायर माइनस 2 इज 0, बाकी सब तो एक f0 स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2, f0 इक्वल टू √2। ठीक है, गिवन रिलेशन में इसमें एक्स वाई को 0 मैंने रख दिया, ये आ गया f0 की वैल्यू आ गई √2। अब y के जगह पर इसमें 0 डाल दीजिए, है ना, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, c इज 1। ठीक है, y 0 रख दें, f0 √2 है, √2 का स्क्वायर 2, 2/2 1, तो c की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब ay प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 1 इज fy का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देखिए, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या करना है, एक और कंडीशन दिया हुआ है, f√2 की वैल्यू 2 है, ये पहले बता दिया है। अब इसको यूज करके a निकाल सकते हैं, तो फंक्शन ही आ गया आपका, y के जगह पर √2 डालिए, है ना, तो √2a प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, f√2 की वैल्यू कितनी थी, 2, तो 2 का स्क्वायर, ये 4, 2 ही है ना, हाँ, तो 2 हो गया। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 0, a 0। ठीक है, इसका मतलब a 0 हो गया, तो देखिए fy स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसका मतलब fy की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि fx इज पॉजिटिव, देयरफॉर fx इज √x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए, अब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फंक्शन ही आ गया, fx आ गया। ठीक है, अब f3 निकालिए और उसकी ग्रेटेस्ट नियर वैल्यू बताइए कितना है, f√7 निकालिए, है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, अब तो आ जाएगा fx इज इवन, यस सर। है ना, बाकी सब काम कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट 4 हो गया। हो गया सर। हाँ, हो बस, है ना, इन्फिनिटी में से 1 माइनस करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही चीज है। ये बताइए, हो गया। ये हो गया यस सर, 6th बता दिया सर, 6th वाला। 6, ये वाला देखिए, ये क्यों नहीं हुआ, ये कह रहा है अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए तो सर्कल क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, सर्कल ही मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस π/2x है, क्योंकि साइन इनवर्स अल्फा प्लस यस सर। π/2 प्लस साइन इनवर्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा दूसरे से, यस वाई सर। स्क्वायर करिए, है ना, वाई स्क्वायर ठीक है, वाई स्क्वायर और माइनस ऑफ साइन इनवर्स अल्फा माइनस कॉस इनवर्स अल्फा वाई इक्वल टू 0। सर्कल आपका यही, ठीक है। अब कह रहा है कॉर्ड लेंथ किसका निकालना है, लेट अल्फा बी अ वेरिएबल पैरामीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द कर्व along the line x equal to π/4, मतलब वर्टिकल लाइन x equal to π/4। इसमें x equal to π/4 रखने के बाद y की जो दो वैल्यू आएगी उन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकालना है ना, वही कॉर्ड लेंथ होगा। कैन नॉट बी इक्वल टू क्या, चलिए अब कॉर्ड लेंथ के लिए पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, x equal to π/4 इसमें डाल दीजिए,
x इक्वल टू पाई बाई 4 रखें तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 और इंटू माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई बाई 4 कॉमन ले लीजिएगा तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स, किसी एक में चेंज कर लीजिए। तो कॉस इनवर्स को बाय द वे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स लिखते हैं, तो 2 साइन इनवर्स अल्फा माइनस पाई बाई 2 लिखा सकता है, y इक्वल टू 0। अब इसमें दो y के वैल्यू का सम y1 प्लस y2 इज 2 साइन इनवर्स अल्फा माइनस पाई बाई 2, y1 इंटू y2 ये कितना है, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, 16 माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर, यही है ना। तो अब आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ, तभी तो कॉर्ड लेंथ आएगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज y1 प्लस y2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4y1 i2, ठीक है। तो अब जरा देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 कॉमन ले लें तो साइन इनवर्स अल्फा माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, 4 बाहर निकालिए तो साइन इनवर्स अल्फा माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ऑफ पाई बाई 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया y1 माइनस y2। अब जरा देखिए, अब साइन इनवर्स अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, उसको यूज करके आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें जो भी इस रेंज के अंदर में आता हो वो कॉर्ड लेंथ हो सकता है, जो नहीं आता होगा नहीं होगा। जैसे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0, जब साइन इनवर्स अल्फा इज पाई बाई 4, और ये हो सकता है ना, ये अल्फा जब 1/√2 हो जाता, तो वैसी हालत में y1 माइनस y2 के मॉड की मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी 2 और इंटू पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा। अब जरा देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू y1 माइनस y2 मैक्सिमम, ये कब आएगा, जब साइन इनवर्स अल्फा की वैल्यू या तो 0 रख दें या पाई बाई 4 रख दें, जिससे डिफरेंस मैक्सिमम हो जाए, है ना, जिससे डिफरेंस मैक्सिमम हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 4 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4 और इंटू √2 मतलब पाई अपॉन 2√2 आ गया। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। अब इसके बीच में जो भी आता होगा उसको छापिए। ठीक है, समझ गए? सर हाँ सर इसे बोलिए। सर इसे ग्राफ कैसे नहीं कर सकते कैसे? सर, क्योंकि सर ये डायमेट्रिक फॉर्म दे रखी है ना सर्कल की, सर सर्कल के डायमेट्रिक फॉर्म दे रखी है ना सर, एक हिसाब से डायमेट्रिकली सर। अपोजिट एंड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हाँ सर, ज्योमेट्री से कुछ नहीं कर सकते सर, कि उससे आइडिया लगा के देखें कि कितनी कोऑर्डिनेट। रैंडमली एक लाइन दे दिया ना, x इक्वल टू पाई बाई 4 है ना, x इक्वल टू पाई बाई 4 एक लाइन है, वो सीधा लाइन दे दिया है, इसको इससे कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। ये लाइन जो दिया हुआ है, कॉर्ड कोई होता है अच्छा सेंटर से पास होने वाला या कहीं और से पास होने वाला, तो तब देख लेते हैं। सेंटर से तो पास हो रहा है सर, x इक्वल टू पाई बाई 4, x हाँ सेंटर से पास हो रहा है, x इक्वल टू पाई बाई 4, सेंटर का x कोऑर्डिनेट वही है ना। देखिए सेंटर से पास होने वाला कॉर्ड है, तो डायमीटर पूछ रहा है, नहीं, सेंटर से पास होने वाला कॉर्ड है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, है ना, तो y कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज पाई बाई 4, ये आपका पाई बाई 4 कॉमा समथिंग है,
ठीक, अच्छा अल्फा पर डिपेंड करेगा, वही रेडियस डायमीटर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। समझ गया क्या है क्वेश्चन, कि डायमीटर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो, ये पूछ रहा है। ठीक, तो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड कोई भी हो उसको यूज करके आप लिख सकते हैं। तो सर जो आपने निकाला वो गलत थोड़ी है वो। ना ना ठीक है, वही है ना, वही तो आएगा, वही आएगा, सर ये भी वही है। पाई बाय 2 आंसर में नहीं दे रखा। π/2, ये π/2 इसकी मिनिमम वैल्यू है y1 माइनस y2 की, है ना। पाई स्क्वायर अच्छा जी सर, कैन नॉट भी पूछा, ठीक है कैन सर। नॉट बी कह रहा है, तो नहीं होगा, है ना, जी सर। दूसरा आंसर। ठीक है, कैन नॉट बी इक्वल टू क्या, जो नहीं हो सकता है वो हटा, वो चुन लेना है। ठीक, ये हो गया 7। समझ, ये भी जो हमने निकाला है वो डायमीटर ही है, समझो की बात है, डायमीटर ही है। तो डायमेट्रिकली कोई भी अपोजिट एंड है, जैसे साइन इनवर्स अल्फा कॉमा साइन इनवर्स अल्फा, और कॉस इनवर्स अल्फा कॉमा माइनस कॉस इनवर्स अल्फा, इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए और उसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, तो उसके बीच में जो आता होगा वो विजिबल वैल्यू होगी, और नहीं तो नहीं। ठीक है, 7 तो हो गया होगा हाँ कि सर। नहीं, यस सर। क्योंकि सर्कल Yes, का, sir. हाँ, सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कहता है -2, 3 से कब मिनिमम होगा कब मैक्सिमम होगा, वही ए और बी की वैल्यू। ठीक है, तो पॉइंट से सर्कल का मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो क्या करते हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस से, सॉरी सेंटर से उसका डिस्टेंस निकाल लीजिए और रेडियस माइनस रेडियस प्लस कर लीजिए। हेलो, ठीक है, सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए और फिर उसमें रेडियस माइनस करेंगे तो आपका मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, रेडियस ऐड करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। अब लेकिन उससे पहले पॉइंट का लोकेशन पता कर लेना है, -2, 3 सर्कल के अंदर है कि बाहर है। समझ गए, तो जैसे अंदर हो तो उसके लिए ये सेंटर है दिया हुआ, ये पॉइंट पी है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए और रेडियस में से माइनस कर लेंगे सीपी को, तो सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। इसमें रेडियस ऐड कर लेंगे तो सर्कल के सरकमफ्रेंस से मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। यही ए और बी है, फिर बाकी सब सॉल्व कर। ठीक, नेक्स्ट बताइए 8th, ये हो गया। देन द पॉसिबल sir. वैल्यू, ये हो गया होगा, हाँ, वही Yes, sir, साइन हो ए गया। माइनस साइन ए माइनस बी लाने के लिए, जैसे इसको कॉस बी से और इसको साइन बी से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो साइन ए माइनस बी आ जाएगा। समझ गए, अब साइन ए माइनस बी की वैल्यू आ गई, उसमें कुछ साइन 2b या कुछ आता है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रख करके उसकी पॉसिबल वैल्यू निकाल लीजिए, जो इस लिमिट में आता है नहीं आता है, नहीं। ये हो गया कि नहीं हुआ? Sir, हाँ ठीक है, पहले में जैसे साइन बी से मल्टीप्लाई करिए, दूसरे में कॉस बी से मल्टीप्लाई करिए, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो जाएगा, तो √2 टाइम्स क्या आ जाएगा, √2 टाइम्स ठीक है, √2 टाइम्स साइन ए माइनस बी √2 टाइम्स साइन ए माइनस बी एच, इसमें हमने साइन बी कॉस बी से मल्टीप्लाई किया है, इसमें साइन बी से, तो साइन बी कॉस बी कॉमन आ जाएगा। साइन बी कॉस बी और इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये दूसरे वाले में, और माइनस ऑफ ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, है ना,
1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। फिर ये रिस्पॉन्ड करना बंद। वन प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या गया? अब जरा देखिए, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, तो 2 है ना, 1 और 1 कैंसिल हो गया, -1 हो गया है ना, तो माइनस ऑफ साइन 2b आ जाएगा, सॉरी -1/2 साइन 2b आ गया। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब साइन 2 √2 को ड्रॉप कर दीजिए, √2 ड्रॉप कर दीजिए। फिर ऐसे ही साइन 2b की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? -1 to 1, तो जो भी आता है उसको रख करके फिर साइन 2b साइन a माइनस b इसके वैल्यू की लिमिट बता दीजिए। साइन a माइनस b की वैल्यू जैसे -1 रख लेते तो 1/√2, 1/2√2 और 1 रख ले तो -1/2√2 इसके बीच में होगा। अब इसके बीच में जो भी आता है वो पॉसिबल वैल्यू है, नहीं है तो नहीं है, सीधी बात। ठीक है, 9th का बताइए। सर ये बता दीजिए। 9th बता दूं? देखिए 9th में लोकस क्या है बताइए? पैराबोला। वो तो आ गया सर, पैराबोला। हाँ, पैराबोला है। सर डी ऑप्शन नहीं आया उसका। इसका डी ऑप्शन नहीं आया। सी 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 तो हाँ, ठीक है, ठीक है। सी ऑप्शन ना, डी नहीं, सी। ठीक है, तो देखिए ये कैसा पैराबोला है जिसका फोकस है 3,2 पर और जिसका डायरेक्ट्रिक्स है वाई एक्सिस, यही है ना, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ जेड जैसे 3,2 ये पॉइंट है, ये आपका रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, किसी जेड का कहता है यहां से 3,2 से डिस्टेंस और रियल एक्सिस से डिस्टेंस, ये जो एक्स रियल पार्ट ऑफ जेड दिया है ये एक्स के बराबर है, जो रियल पार्ट ऑफ जेड है। इफ जेड इज x + iy, 3 + 2i मतलब 3,2। इस फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इसका डिस्टेंस क्या है? इक्वल, तो इसीलिए लोकस इज पैराबोला। और कैसा पैराबोला? तो जिसका फोकस 3,2 पर है और जिसका डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस है, यही है, यही पैराबोला है। ठीक है, अब कह रहा है आपको Z1 and Z2 are 2 points such that argument of Z1 - 3 + 2y, ये 3,2 फोकस है और Z2 - 3 + 2y इज पाई। इसका मतलब ये Z1 फोकस और Z2 ये कोलिनियर होगा। ठीक है, इसको Z0 मैं कह देता हूं, ये Z1 - Z0 है, ये आपको Z2 - Z0 है। ठीक है, आपको कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 - Z0 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 - Z0